नमस्कार, यहीं पर मिलेंगे आप। मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं। एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम क्या होंगे, इस पर त्रिवेंद्र जी से कुछ चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या अंदाजा है, क्या आकलन है, कुछ बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है परिणाम से पहले? मैं पहले उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हैं, जो 2014 में भी थी, 2019 में भी फिर आई और 2024 में फिर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटों को बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है और बिल्कुल हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहती है और इसलिए उत्तराखंड की जनता ने केवल और केवल जो अपना मन पहले जो स्थिर किया था उसके आधार पर वोट डाला है। उनको ये पता है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, देश की जनता से जो वायदा करते हैं उसको निभाने का काम करते हैं और जनता ने मोदी जी को सामने देख करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। सर, एक आंकड़ा हम लोग देख रहे थे, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी को 14 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से, मतलब पूरे प्रदेश भर में। और 2022 का जो सबसे नजदीकी चुनाव हुआ है उत्तराखंड में, वो सिर्फ 3.5 लाख वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। तो क्या इसको आप मानते हैं कि ये एक फैक्टर होता है विधानसभा चुनाव के कम, थोड़ा सा मतलब जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो कम प्रोत्साहन मिला है, या 2019 को बेंचमार्क माना जाएगा? नहीं, देखिए, लोकसभा का जो माइंडसेट होता है बिल्कुल भिन्न होता है और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें स्थानीय विषय रहते हैं। प्रत्याशी को भी लोग काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं। अपेक्षाएं भी बहुत रहते हैं कि हर गांव में आए, हर घर में आए, ये लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। निजी मुद्दे हावी रहते हैं और किसी भी प्रत्याशी की अच्छाई हो या बुराई हो सबको लोग जानते हैं, बोले नहीं लेकिन वो समझते हैं हर चीज़ को कि आखिर जो सामने है क्या। लेकिन मुख्य जो विषय होता है वो मुद्दों का होता है, मुद्दे बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं और इसलिए 2022 का जो चुनाव है उससे लोकसभा चुनाव की तुलना मैं समझता हूँ कि बहुत उचित नहीं लगता है। लेकिन 2019 का जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जब एग्जिट पोल आएगा सामने उसमें भी कुछ चीज़ें झलकियाँ सामने आएंगी, लेकिन 4 तारीख को जब एक्चुअल पोजीशन सामने आ जाएगी तो आप इसको महसूस करेंगे। क्या मानते हैं कितना वोट परसेंटेज हो सकता है? मतलब पार्टी ने भी अपने स्तर से आकलन किया, आपने भी अपने स्तर से आकलन किया होगा। इस स्तर पर तो हम लोगों ने, क्योंकि मैं तो जब से इलेक्शन के बाद बाहर ही हूँ, कल ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत माइन्यूटली हमको देखना पड़ता है, तो देखने का समय मिला ही नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे लगता है कि परसेंटेज वाइज हम देखें तो पिछली बार से अधिक परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। आपने, अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करते हैं, क्या मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों का सामना करना पड़ा पार्टी को? मतलब अब तो चुनाव हो गया है, अब तो नतीजों का इंतजार हो रहा है, कुछ अपना वो बताइए जो एक्सपीरियंस रहा होगा कि। तो मैंने पहले भी कहा, सच बात ये थी कि इस बार विपक्ष सामने कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। उनकी रणनीति ऐसी थी या वो हताश निराश थे पहले से ही, जो भी है वो सामने। लेकिन हमारी रणनीति तो जीतने की थी और हम डेवलपमेंट के मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में गए हैं। नकारात्मक मुद्दों को लेकर हम उत्तराखंड में तो कम से कम हम लोग जनता के बीच में नहीं गए और मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं किसी के लिए नकारात्मक बोलूँ, नेगेटिव बोलूँ। मेरा जो चुनाव का मुद्दा होता है वो डेवलपमेंट होता है कि भाई अब जब हम सरकार में हैं तो डेवलपमेंट के आधार पर, और जब हमने डेवलपमेंट किया है, हमारे पास इतना कुछ बोलने के लिए जिसको देश की जनता महसूस करती है। पब्लिक में कोई नेगेटिविटी सेंटर के प्रति नहीं थी, ये मैं कह सकता हूँ। और इसलिए मुद्दे नेशनल इश्यूज थे और मोदी जी के प्रति जो एक सकारात्मक वातावरण था उनको लेकर के हम जनता के बीच में गए। सर, कुछ लोग इस तरीके की बातें लगातार उठा रहे थे कि अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है
जो कहीं कहीं पहाड़ में अच्छा खासा प्रभाव जिसका रहा है, आपने महसूस किया कि कहीं वो सारी चीजें आई देखिए, हैं? मेरे सामने इस तरह का कभी ये इशू नहीं आया, कभी भी नहीं आया। शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि आप देखिए- हरिद्वार संसदीय देखिए- सीट में थे। लेकिन देखिए, एक चीज़ है, अग्निवीर की जहाँ तक बात है, अग्निवीर एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। देश का हर नागरिक, उसको कहीं ना कहीं सैन्य प्रशिक्षण की जरूरत है और वो दिया जाना चाहिए। और भारत जैसे देश के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दुनिया चल रही है, जिस तरह से हमारे जो कुछ मजबूत शत्रु राष्ट्र हैं, तो उस दृष्टि से भी सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए, देश का सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए, जो ज़रूरत पड़ने पर आम नागरिक भी देश के लिए खड़ा हो सके। अच्छा सर, आपने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव जब लड़ते थे और लोकसभा का चुनाव जब लड़ते थे, ये सवाल शायद मैंने पहले भी आपसे पूछा था, एक बार मैं दोबारा जानना चाह रहा हूँ। उस समय तो चुनाव नहीं हुआ, अब तो परिणाम का इंतजार हो रहा है। क्या डिफरेंस एक प्रत्याशी को देखने को मिलता है, क्या चैलेंज होता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम मतदाताओं से कितना कनेक्ट कर पाए, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है। हम एक विधानसभा लड़ते हैं, फिर हम उतने ही समय में 14 विधानसभाओं में हमको जाना होता है। तो पब्लिक से कनेक्ट होना एक बड़ा एक कहना चाहिए कि एक चुनौती होती है। तो एक तो ये रहता है। दूसरी बात क्या है कि विधानसभा क्षेत्र में लोगों की अपेक्षा भी होती है घर घर में आए। लोकसभा चुनाव में लोग इस तरह की अपेक्षा नहीं करते। लोकसभा चुनाव में लोग कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि भाई विजन क्या है, कोई बोल रहा है तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लोग बोल्ड आदमी को पसंद करते हैं कि भाई आदमी थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, कोई निर्णय पर डटने वाला होना चाहिए। तो लोकसभा में थोड़ा ये बड़े इशू जो होते हैं। बाकी जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, वहाँ की जो स्थानीय जो लोकसभा की समस्याएं हैं, वो भी एक विषय होता है। लेकिन क्योंकि पहला चांस था, पहला मौका था, ये पहला मौका था लोकसभा के नाते, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा। लोगों ने बहुत अच्छी अपनी स्वीकृति दी या स्वीकार्यता मुझे मिली, ये मैं कह सकता हूँ। सर, एक सवाल कई लोग पूछते हैं, मैं उस सवाल को सीधा पूछता हूँ कि अगर हरीश रावत आपके विरुद्ध सीधे लड़ रहे होते, लड़ तो वही रहे थे, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से वो होते, तो आपको लगता है कि वो थोड़ी सी और जान डालते कांग्रेस में या मजबूती से तो लड़ते? वही बात हो गई ना कि या खुदा हम न हुए वाली बात है। अब जो हो गया, जो बात बीत गई, उसके बारे में क्या बोलूं। नहीं, उनके ना रहने से कुछ आश्वस्त पहले से ही हो गए या थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया? मैं जब डिक्लेयर नहीं हुआ था तो उससे पहले से आश्वस्त था, क्योंकि पार्टी ने इन 10 सालों में जो काम किया है, फिर मुझे भी मुख्यमंत्री के नाते सौभाग्य मिला प्रदेश की सेवा करने का। और हरिद्वार जो लोकसभा है जो मुझे मिली, उसमें बहुत सारे काम ऐसे किए थे कि जनता उनको याद करती है, और वो इलेक्शन में भी मेरे साथ खड़े हुए नजर आए। एक सवाल पूछना तो 4 जून के बाद चाहिए, लेकिन मैं आज ही पूछ रहा हूँ, जो भी परिणाम आएंगे, क्या मन में है कि हरिद्वार संसदीय सीट पे क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? हालांकि आधा क्षेत्र तो उसमें वही देहरादून का है जो आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है, क्या वो चीजें होनी चाहिए? क्या आपके मन में है, अगर आपने कुछ प्लान बनाया हो? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 100 दिन का एजेंडा बनाया है, तो जाहिर सी बात है प्रत्याशियों से भी वो अपेक्षा करते होंगे, तो आपने कुछ बनाया है कि क्या होना चाहिए? देखो, हरिद्वार जिले में जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो किसानों की भूमि के संरक्षण का है, क्योंकि गंगा जी हैं, इधर बरसाती नदियां हैं, सोलानी जैसी कुछ नदियां हैं, उसके कारण वहाँ पर एक जल भराव की बहुत बड़ी समस्या होती है, भू कटाव की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप देखेंगे कि इस बार लक्सर शुगर मिल और हरिद्वार की शुगर मिलें बहुत पहले बंद हो गई, क्योंकि उनके पास गन्ना ही नहीं था। गन्ना पूरा नुकसान हो गया पिछले बरसात में, 8-8, 10-10 फुट पानी भर गया, तो गन्ने की खेती का कोई सवाल ही नहीं था। तो मेजर प्रॉब्लम पहली जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है कि हमको किसान को प्रायोरिटी देनी ही होगी, क्योंकि किसान को संरक्षण वो किसान के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है।
ये हमारे पूर्वजों ने ग्राम देवता कहा किसान को, ठीक है, ऐसे नहीं कहा। वास्तव में किसान जो पैदा करता है वो केवल अपने लिए नहीं करता, और किसान को उसका जो उत्पाद है उसका मूल्य ठीक मिले, वो ठीक मूल्य की उसको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, एजुकेशन है, उस पर थोड़ा सा बड़े, यद्यपि स्टेट का सब्जेक्ट है और मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रयास किया था उधम सिंह नगर में, हम उसमें सफल भी हुए। तो जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उस पर मेरा थोड़ा फोकस रहेगा। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दुरुस्त हों, ग्रामीण जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो बेहतरीन हों, क्योंकि बेहतरीन सड़कों के कारण सबसे बड़ा फ़ायदा जो गांव के लोग हैं, गांव के किसान हैं, जिनकी जो भूमिधर हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। भूमि के दाम एकदम बढ़ते हैं, किसानों के अच्छा मूल्य, अगर माना कोई किसान अपनी भूमि को देना चाहता है किसी को, तो उनको अच्छे मूल्य मिलते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। सर, हरिद्वार संसदीय सीट में ऋषिकेश भी आता है और ऋषिकेश और हरिद्वार चारधाम यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रख्यात है, और इस दौरान कई सारी चीज़ें हैं। अच्छी सड़कों का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छी सड़कें होने से लोग वहाँ पहुँच तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति विकट हो रही है। तो क्या केंद्र भी अपने स्तर से, राज्य सरकार मास्टर प्लान बना रही है, कॉरिडोर बना रही है? ये मास्टर प्लान केंद्र का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है, जो श्यामपुर बाईपास पर जो समस्या खड़ी हुई है, उस पर काम चल रहा है। और जब गडकरी जी से मैं मिला था सीएम रहते हुए, तो इसके लिए उन्होंने एक विशेष हमको आर्थिक रूप से, मैंने कहा था कि वहाँ रेट बहुत ज़्यादा है भूमि के, तो मैंने उनसे कहा था कि इसमें हमको आप थोड़ा सा मदद करिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई आप जो भी खनन की सामग्री है ये आप हमको दे दीजिए बगैर रॉयल्टी के, तो हम बाकी हम छोड़ देंगे। तो अब उस पर काम चल रहा है। तो वो ट्रैफिक प्लान तो ठीक करना ही पड़ेगा, लेकिन जनता के भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऋषिकेश अगर हमने चारधाम मार्ग बना दिया और ऋषिकेश अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर से बोटल नेक हो जाएगी। तो हमको नेक को तो ठीक करना ही पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, नतीजे आने से पहले धड़कनें कितनी बढ़ती हैं, कितना? कुछ नहीं बढ़ती भाई, सब सामान्य रहता है, फर्स्ट क्लास। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे जो हमसे बात कर रहे थे। 4 जून के बाद एक नई भूमिका में त्रिवेंद्र रावत साहब नजर आ सकते हैं। नमस्कार।